हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 3 जुलाई 2020 के। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने वीडियो के नीचे शेयर किया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गेट लेटेस्ट अपडेट, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट वन इज फ्रॉम द इकोलॉजी, दैट इज तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व। Second topic is from Science and Tech. It is about the nuclear fusion reactor project, which is known as International Thermonuclear Experimental Reactor Project. And last one is the Biodiversity Governance, the Agreement and Laws. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे CBD यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंडियन लॉज रिलेटेड विद इट. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व. महाराष्ट्र ने रिसेंटली तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व क्रिएट किया है. ये कंजर्वेशन रिजर्व पड़ता है डोडामार्ग फॉरेस्ट रेंज के अंदर, जो है सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर. डोडामार्ग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एक 38 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जो राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करता है. द फर्स्ट वन, दैट इज राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, एंड अनदर वन, दैट इज भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटका के अंदर है. ये 7th कॉरिडोर है महाराष्ट्र का, जिसको उन्होंने कंजर्वेशन रिजर्व की फॉर्म में क्रिएट किया है. ये हेल्प करेगा इन मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. तो ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. आप देख सकते हैं मैप के ऊपर कि ये इस रीजन के अंदर है. दिस इज तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व. नाउ देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन रिजर्व, अनदर वन इज कम्युनिटी रिजर्व. अब ये दोनों होते क्या क्या हैं, तो पहले देख लेते हैं कंजर्वेशन रिजर्व को. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गवर्नमेंट लैंड होता है जहां पे कंजर्वेशन रिजर्व को क्रिएट किया जाता है. तो दिस इज कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेकंड थिंग क्या होती है कंजर्वेशन रिजर्व, ये एक तरह का बफर जोन होता है या कनेक्टर्स होते हैं डिफरेंट नेशनल पार्क्स के बीच में. जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये कंजर्वेशन रिजर्व हो सकता है, या कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर ये है, तो इसके अराउंड जो रीजन होगा उसको हम कंजर्वेशन रिजर्व क्रिएट कर देंगे एज बफर जोन. तो ये हेल्प करता है इनहेबिटेड रीजन्स और वाइल्ड लाइफ रीजन्स के बीच में एक बफर जोन क्रिएट करने में. जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो होता है लोकल पीपल्स के थ्रू या लोकल एजेंसीज के थ्रू, जैसे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा वगैरह का. नाउ सेकंड थिंग इज कम्युनिटी रिजर्व. कम्युनिटी रिजर्व रहते हैं प्राइवेट लैंड के लिए. तो ये हो सकते हैं कम्युनिटी ओन्ड फॉर प्रॉफिट वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स वगैरह, या ये हो सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे लैंड ट्रस्ट वगैरह, जिनको हम प्रोटेक्शन स्टेटस प्रोवाइड कर देते हैं. बोथ कम्युनिटी रिजर्व एज वेल एज कंजर्वेशन रिजर्व, इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर. एक अमेंडमेंट आया था 2002 के अंदर इस एक्ट के अंदर, जिसके थ्रू इनको इंट्रोड्यूस किया गया था. तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया या कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, ये सब के सब आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे. सो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is based on the fusion reactor project. The name of the topic is International Thermonuclear Experimental Reactor Project or ITER. Recently, L&T has dispatched a giant cryosat lid to the International Thermonuclear Experimental Reactor, जिसकी साइट है फ्रांस के अंदर. ये रिएक्टर वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट होगा. और what is the objective of this project is to demonstrate technical feasibility of fusion energy for peaceful use. There are two types of thermonuclear energy that we can harness. One is through fission reaction and another is through fusion reaction. तो फिजन और फ्यूजन के अंदर डिफरेंस क्या है? फिजन में क्या होता है, एक बड़ा एटम जैसे हो गया यूरेनियम, वो तोड़ा जाएगा दो छोटे एटम्स में. फॉर एग्जांपल प्लूटोनियम में इसको तोड़ा जा सकता है, एंड देयर कैन बी एन अनदर एटम जिसमें ब्रेक किया जा सकता है. जब इस एटम को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. फ्यूजन के अंदर क्या होता है, दो छोटे छोटे एटम्स को हम ऐड करते हैं और एक बड़ा एटम बनाया जाता है. जैसे हाइड्रोजन के दो एटम्स को हम क्लब करके हीलियम का एक एटम बना सकते हैं.
जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें से भी एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी को यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। फ्यूजन रिएक्टर्स अभी हमारे पास ऑपरेशनल हैं, जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो सारे के सारे फ्यूजन रिएक्शंस पे बेस्ड हैं। फ्यूजन रिएक्शन अभी तक हम हार्नेस नहीं कर पाए, ये फिजिबल अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसकी फिजिबिलिटी को बनाने के लिए, इसको फिजिबल बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो ITER प्रोजेक्ट है इसको बनाया गया और ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है। The ITR project is being funded by 7 member entities. These are European Union, India, Japan, China, Russia, South Korea, and United States. The major funding is coming from European Union, which is contributing around 45% of the cost. Rest of the 6 parties are contributing approximately 9% each. So the total building cost will be over $14 billion, एंड ये कॉम्प्लेक्स 2013 में बनना शुरू हुआ था। सो ये रिएक्टर वर्क कैसे करेगा? फर्स्टली रिएक्टर का नाम है टोका मार्क 1। इट इज अ डगनट शेप्ड रिएक्टर। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स को यूज किया जाएगा टू ट्रैप द प्लाज्मा इनसाइड द रिएक्टर, और उस प्लाज्मा के टेम्परेचर की वजह से फ्यूजन रिएक्शन अकर होगा। व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रोसेस? उसमें यह होगा कि हाइड्रोजन प्लाज्मा को हीट किया जाएगा 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। ये जो टेम्परेचर है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये कोर ऑफ द सन, यानी सन के बिल्कुल बीचों बीच जो टेम्परेचर होता है, जहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, उसका भी 10 टाइम्स ज्यादा है। इस टेम्परेचर पे फ्यूजन रिएक्शन अकर होगा और इस प्लाज्मा को ट्रैप करने के लिए जायंट मैग्नेट्स का यूज किया जाएगा, जिससे कि ये जो प्लाज्मा है, जैसे ये प्लाज्मा हो गया, इसका टेम्परेचर है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये प्लाज्मा बाहर ना निकले, उसके लिए हम यूज करेंगे मैग्नेट्स को। तो इन मैग्नेट्स की हेल्प से इस प्लाज्मा को ट्रैप करके रखा जाएगा। अब इस टेम्परेचर के ऊपर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर अकर होगा फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें होगा क्या कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या जो हाइड्रोजन एटम्स क्लब कर जाएंगे, मिल जाएंगे और बना लेंगे एक हीलियम एटम, और इस प्रोसेस में निकलेगी एनर्जी। फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो डिफरेंसेस है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्यूजन जो रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी जो निकलती है वो काफी ज्यादा होती है फ्यूजन के मुकाबले। सेकेंडली, इट कैन बी कंट्रोल्ड, फ्यूजन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, वाइल फ्यूजन रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाता है, इसके लिए हमें यूज करने पड़ते हैं मॉडरेटर्स। जो थर्ड एडवांटेज है फ्यूजन रिएक्शन की वो ये है कि जैसे फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव होता है और उसके डिस्पोजल की प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम फ्यूजन रिएक्शन के अंदर नहीं आती। जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, या वो बहुत कम हद तक रेडियो एक्टिव होता है। तो इस तरह से अगर हम फ्यूजन रिएक्शन को बना पाते हैं फिजिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे एनर्जी नीड्स का। एंड इवन सन के अंदर भी यही रिएक्शन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस ही होते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो इट विल बी अ रिन्यूएबल सोर्स एंड एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस एग्रीमेंट एंड लॉज। इसके अंदर मेनली डिस्कस करेंगे CBD के बारे में, यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये अडॉप्ट किया गया था रियो समिट के टाइम पे, दैट हैपेंड इन 1992। नाउ आफ्टर पासिंग ऑफ 25 years, 197 countries are members of the CBD and have taken many steps to protect the biodiversity. ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है, और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे भी हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, या किसी ट्रीटी का नाम वो बोल देंगे और वो पूछेंगे कि इसका नेचर क्या है, लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। दैट कैन बी अ 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसके 3 मेजर गोल्स हैं। फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकेंड वन इज सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी पहला एम क्या रहेगा, वो रहेगा कि किसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो थ्रेटन्ड है उसको कंजर्व किया जाए। सेकंड क्या रहेगा कि उसको सस्टेनेबली कैसे यूज किया जा सकता है, जो हेल्प हमें भी करे और नेचर को भी एक्सप्लॉइट ना करे। तीसरा रहेगा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जितने भी नेशंस हैं, पुअर नेशंस हो गए या कम्युनिटीज हो गई, पुअर हो या रिच हो, उसमें फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो उनकी रिसोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल नीम है, इट इज अ बायोलॉजिकल रिसोर्स, तो इसको हम यूटिलाइज कर पाए इन फील्ड्स, फार्मर भी इसको यूटिलाइज कर पाए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसको यूटिलाइज कर पाए, बट ये थ्रेटन ना करे इसकी एग्जिस्टेंस को। दिस कन्वेंशन वाज साइंड एट द अर्थ समिट इन द रियो डी जेनेरियो 5 जून 1992 को,
और ये फोर्स में आ गई थी अगले साल इन 1993 ऑन 29 दिसंबर। नाउ देयर आर टू आर्टिकल्स, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 8G, जो कि रिलेट करते हैं विद कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 15 ऑफ द CBD। इट रिकॉग्नाइजेज राइट्स ऑफ स्टेट टू देयर जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी जो भी जेनेटिक रिसोर्स एक कंट्री के अंदर है उसके ऊपर स्टेट का राइट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर तुलसी मिलती है तो तुलसी को यूज करने का या उसके जीन्स या उसके जेनेटिक मेकअप का जो राइट है वो इंडिया के पास रहेगा। सेकेंड वन इज आर्टिकल 8। ये रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ कम्युनिटीज टू देयर ट्रेडिशनल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइबल एरिया है जिसके पास एक ट्रेडिशनल नॉलेज है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द हर्ब्स, जैसे मेडिसिनल यूज में हम लोग यूज करते हैं, आयुर्वेदा के अंदर हम यूज करते हैं मेडिसिनल हर्ब्स को, तो उसके ऊपर राइट रहेगा कम्युनिटीज का जो वहां पे रिसाइड करती हैं। तो इन्हीं चीजों को एनफोर्स करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल लाया गया था इन 2010। And objective of Nagoya Protocol was to give effect to the fair and equitable sharing provisions of the CBD. इस तरह से हम CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दो एग्रीमेंट्स के थ्रू सप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज कार्टेजिना प्रोटोकॉल, सेकंड वन इज नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज ऑन बायोसेफ्टी। तो ये गवर्न करता है मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में कौन से आएंगे, जैसे कि होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हो गया या जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन हो गया, तो ये सब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब ये इसको क्यों रेगुलेट किया जाता है, होता ऐसा है कि अगर कोई जीन मॉडिफिकेशन आया है तो वो मॉडिफिकेशन हो सकता है कहीं और, अगर उसको प्लांट को लगाया जाए या उस एनिमल को कहीं और लेके जाया जाए तो वहां वो एक थ्रेट बन सकता है लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक कार्टेजिना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी का, कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म को इधर से उधर ट्रांसफर किया जाएगा, यानी एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा तो देयर विल बी सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट नीड टू बी फॉलोड। जैसे कि जो कंट्री रिसीव कर रही है उसको उसका कंसेंट लेना जरूरी होगा। Second one is Nagoya Protocol. It is on access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. ये सप्लीमेंट्री है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, एंड नाम से ही आप समझ सकते हैं कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के ऊपर बनाया गया है कि जितने भी कम्युनिटीज हैं या जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में उसके जो बेनिफिट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को वो शेयर किए जा सके। फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट्स ऑफ हल्दी, ये सारी कंट्रीज शेयर कर सकती हैं ऑन इक्विटेबल बेसिस। अब टू गिव इफेक्ट टू दिस CBD, इंडिया हैज एनेक्टेड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी लॉस, एंड सेकंड टू इंश्योर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू प्रॉपर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स टू द लोकल पीपल। जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो एम्फसाइज करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग टू द लोकल पीपल, यानी फोकस ये है कि लोकल पीपल कहीं ना कहीं बेनिफिट हो बायोडाइवर्सिटी से, वो कोई रिसीविंग एंड पे ना रहें, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज या बिग कॉरपोरेट्स ना हार्नेस कर पाए। तो ये चाहता है टू सीक it seeks to address the issues of managing bioresources in most decentralized manner possible without compromising the sovereignty of the country or community's right over these resources. To give effect to the objectives, the Act lists conditions under which person, commercial firms and other institutions can access biological resources and knowledge associated with them. जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ये एक्ट क्रिएट करता है वो तीनों लेवल पे है। फर्स्ट वन इज एट नेशनल लेवल, तो एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को क्रिएट किया गया है। सेकंड इज एट स्टेट लेवल, एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं। देन एट द डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल देयर आर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज। इन तीन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इस एक्ट को एनफोर्स किया जाता है। जो बेनिफिट हमें रहा है इस एक्ट का वो ये रहा है कि हम पहले विक्टिम रहे हैं मिस अप्रोप्रिएशन और बायोपायरेसी के, जैसे कि नीम और टर्मरिक को कुछ कॉर्पोरेट्स ने पेटेंट करवा लिया था, बट इस एक्ट के थ्रू वी आर नाउ एबल टू फाइट बायोपायरेसी एंड ऑल्सो प्रिवेंट आवर ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम गोइंग आउटसाइड। So with this topic, our today's current affairs are now complete. Thank you very much and have a nice day.